देखिए अपने पास अब ये वाला चैप्टर देखा जाए तो अपने पास क्या है, पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में हमें यहाँ जो पढ़ना है, ठीक है, वो कौन कौन सा ग्रुप पढ़ना है। एक 13th ग्रुप पढ़ना है और एक 14th ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप। 13th ग्रुप की बात करें हम तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, और 14th ग्रुप की बात करें तो 14th ग्रुप में बताइए कौन कौन सा एलिमेंट होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 13th ग्रुप की बात करेंगे। 13th ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बन फैमिली। पीरियोडिक टेबल वाला यहाँ पे भी ट्रेंड ध्यान में रखिएगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है आपका डाउन द ग्रुप 13th ग्रुप पे, ये लिख लीजिए। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। फातिमा, am I not audible to you? शिवा, मेरी आवाज जा रही है? ओके। यस सर, आ रही है। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास 13th ग्रुप में मैं अगर आपसे पूछूंगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज लिखिए। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम को जरा जल्दी से ये करके दिखाइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। हो गया, कर लिया आप लोगों ने? ओके, सबसे ज्यादा किसका होगा? देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एल्युमिनियम और गैलियम में सबसे किसका ज्यादा होगा, ये बताइए। एल्युमिनियम और गैलियम में सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्युमिनियम का ज्यादा होगा या गैलियम का ज्यादा होगा? एल्युमिनियम का ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे इसलिए मैं पूछा था, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। गैलियम जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, तो सबसे ज्यादा होगा टैलियम, थैलियम, फिर आपका हो जाएगा इंडियम और उसके बाद आ जाएगा आपका एल्युमिनियम, उसके बाद आता है गैलियम और सबसे छोटा होता है बोरोन। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। गैलियम का जो होता है साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, बोरोन जो होता है आपका नॉन मेटालिक इन नेचर होता है। पॉइंट्स लिखते जाइएगा साथ साथ में। बोरोन इज नॉन मेटालिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड।
नेक्स्ट पॉइंट और भी लिखेंगे इसके बारे में। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। क्रिस्टलिन सॉलिड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोरॉन का आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, सब टॉपिक आ जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की जब बात करेंगे हम लोग, देखिए बोरॉन जो होता है अनरिएक्टिव होता है इन क्रिस्टलिन फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलिन फॉर्म। बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलिन फॉर्म। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम क्या करता है, एक ऑक्साइड लेयर अपने लेयर पे बना लेता है, जिसकी वजह से ये भी अनरिएक्टिव होता है, जो कि सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। आपने क्लास 9 से पढ़ते आए होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं एल्युमिनियम फॉर्म्स थिन लेयर, थिन ऑक्साइड लेयर, थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द surface which protects the metal from further attack, which protects the metal which protects the metal from further attack। बहुत आसान है, क्वेश्चन जितना ज्यादा हो पाए इस पे करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कितना आता है और कितना नहीं आता है। लिखते जाइए। हो जाए तो बताइएगा। डन। फातिमा, शिबा एंड शिफत, आप लोगों का हो गया। शिबा, यस। चलिए अब देखिए, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात किया हूँ, तो एयर में आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो B2O3 टाइप मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे सपोज ई फॉर ई जो लिख रहा हूँ, ई जो है आपका वो 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और 3O2 से रिएक्ट होके, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे बना लेगा आपका सीधे सीधे E2O3। क्या बना लेगा, E2O3। E2O3, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकती हैं आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपका जो आएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 4 लिख देंगे, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा आपका, तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ई सॉलिड में, ठीक है, और नाइट्रोजन N2 से रिएक्ट करके ये सीधे सीधे EN बनाता है। क्या बनाता है, EN। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ALN बना लेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे E2O3 जैसे Al2O3 वगैरह बनाता है, इस टाइप से बना लेगा एल्युमिनियम, ठीक है। बेरिलियम, बोरोन वगैरह भी ऐसे ही बनाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स आता है कि बोरोन जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बोरोन नॉन मेटल होता है। तो इसका जो ऑक्साइड होता है, बेसिकली बोरोन का ऑक्साइड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोरोन ट्राई ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। बोरोन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और नीचे के जो एल्युमिनियम होते हैं और गैलियम होते हैं, ये क्या होंगे आपके, एल्युमिनियम और गैलियम जो बेसिकली होंगे वो होंगे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक शो करता है। और इंडियम और गैलियम की बात करें तो वो बेसिक इन नेचर होता है। तो हम एल्युमिनियम एंड गैलियम वाला ऑक्साइड की जब बात करेंगे तो ये क्या होंगे, आपके एम्फोटेरिक होंगे। इंडियम एंड थैलियम के ऑक्साइड की बात करेंगे
तो ये क्या होंगे आपके बेसिक इन नेचर होंगे। ये कर लीजिए आप लोग। हो गया। अब देखिए अपने पास आता है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन की बात करते हैं तो सबसे पहले बोरेक्स आता है, ठीक है, फिर बोरिक एसिड वगैरह आता है। ये कंपाउंड्स ऑफ बोरोन की बात हो रही है। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में सबसे पहले आती है बात बोरेक्स। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास Na2B4O7.10H2, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2Na प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में B4O5 और उसके बाद आ जाएगा OH का होल 4 टू द पावर -2.8H2। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं बोरेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका 2Na प्लस B4O5 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले B, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो OH लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, फिर आ जाएगा B, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा B। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा एंड सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, और एक परऑक्साइड लिंकेज ऐसे बनता है आपका, और यहाँ पे OH, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इधर राइट हैंड साइड पे क्या है 8H2 है तो डॉट 8H2 हो जाएगा। पावर कितना था आपका -2 था तो यहाँ पे -2 लगा देंगे। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीट में पूछा हुआ है उसी को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखूंगा। जैसे आपका BOB लिंकेज कितना है काउंट करके आप लोग बताइएगा। BOB लिंकेज हो गया, टोटल BO बॉन्ड्स बताना है, टोटल BO बॉन्ड्स बताना है। फिर आपके पास आ जाएगा टोटल बोरोन विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड, विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने हैं ये भी बताना है। फिर आपके पास आ जाएगा टोटल बोरोन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे बताते जाइए कितने होंगे, और नहीं आता है तो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। हो गया। BOB लिंकेज काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। BO बॉन्ड्स काउंट करिए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो बोरोन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ sp2 होगा, और यहाँ भी क्या होगा sp2 होगा। और बात करें जब यहाँ यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ OH ऊपर नीचे होगा, इसमें यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है जिसकी वजह से यहाँ sp2 sp3 होगा, और यहाँ भी कितना होगा sp3 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 ऐसे बोरोन होंगे, टोटल 4 हैं जिसमें sp3 होगा और 2 क्या होंगे sp2 होंगे। क्लियर है? फाइव 4 वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे पास आएगा इसका प्रिपरेशन, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड से करते हैं प्रिपरेशन।
ठीक है। प्रिपरेशन में अपने पास आ जाएगा फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड, फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में भी पढ़ना है हमें। तो देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड लेंगे, जैसे H3BO3 होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, और इसको सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। ये अपने को सीधे सीधे क्या दे देगा, बोरेक्स दे देगा। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए Na2B4O7, ठीक है, और इसके साथ क्या बाहर निकल जाएगा Na2B4O7, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में 6H2O प्लस CO2 यहाँ पे इवॉल्व होगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना था, बोरेक्स, तो बोरेक्स यहाँ पे बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे 4 लगा देंगे, बस बाकी बैलेंस्ड है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड से हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हो जाएगा आपका फ्रॉम कोलमेनाइट। किससे हो जाएगा, फ्रॉम कोलमेनाइट। कोलमेनाइट से देखेंगे हमने कैसे बोरेक्स बनाया। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोलमेनाइट पाउडर ले लेते हैं, ठीक है। कोलमेनाइट पाउडर C2B6O11, और इसमें डाल देते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका 2 मोल डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, प्रेसिपिटेट, और उसके बाद आपको दे देगा Na2B4O7 जो हमें चाहिए, Na2B4O7, और इसके साथ दे देगा 2NaBO2, ठीक है। तो यहाँ कोलमेनाइट पाउडर यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या है, आपका कोलमेनाइट पाउडर, ठीक है, क्लियर है। यस, स्लाइड चेंज करो, फातिमा, शिफर, चलिए स्लाइड चेंज, फातिमा हो गया आपका। शिवा, अब देखिए अपने पास जब आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज की बात होती है। और प्रॉपर्टीज देखिए एक चीज और यहाँ पे जो मिस हो रही थी, यहाँ पे जो अपने पास प्रोडक्ट बना है ना, प्रोडक्ट में क्या क्या बना है, एक ये बना है, और इससे तो मतलब था हमें, जब इस प्रोडक्ट को ना हम CO2 में डालते हैं, ठीक है, जब इस प्रोडक्ट को, एक नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे सोडियम BO2 और इसको हम CO2 में डाल दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या दे देता है Na2B4O7, मतलब ये भी क्या दे देगा, बोरेक्स दे देगा, और इसके साथ Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो बार बार रिपीट कर सकते हैं हम। बेसिकली ये Na2CO3 आपने क्या किया था, डाला था किसमें, कोलमेनाइट पाउडर में, तो आपको दिया था कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट होगा, और ये बोरेक्स दे दिया था, और बोरेक्स के साथ एक ये कंपाउंड दिया था। इस कंपाउंड को CO2 के प्रेजेंस में डालेंगे तो अपने को बोरेक्स देगा, और ये वाला फिर से वापस दे देगा सोडियम कार्बोनेट, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिए। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज देख लेंगे अपने पास क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में देखिए अपने पास जो बोरेक्स होता है वो व्हाइट पाउडर होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोरेक्स इज व्हाइट पाउडर, less soluble in cold water, less soluble in cold water, and more soluble in hot water, more soluble in hot water,
ठीक है, गर्म पानी में ज्यादा डिजोल्व होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन ऑर्थोबोरिक एसिड देता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट्स एक्वस सॉल्यूशन is alkaline. Its aqueous solution is alkaline because of its hydrolysis to weak acid H3BO3 and a strong alkali NaOH. ठीक है, तो बहुत आसान है ये बात। ठीक है, कि आपने क्या किया कि यहाँ पे Na2B4O7 को, बोरेक्स को बेसिकली हमने इसको वाटर में हाइड्रोलाइज कराया, तो यहाँ पे दे देगा आपको ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, और यहाँ पे दे देगा आपका NaOH। तो इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट दे रहा है आपको, ठीक है, ये अल्कलीन होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो जाहिर सी बात है बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H3BO3 ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो यही कहना चाहता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? हो गया? चलो, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक्शन ऑफ हीट। यहाँ पे बेसिकली बोरेक्स बीड वगैरह होता है, तो एक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं हम लोग। तो एक्शन ऑफ हीट में अपने पास क्या आ जाएगा, जब बोरेक्स को हम लोग हीट करते हैं ना, तो अपने पास एक कंपाउंड आता है Na, मतलब उसको क्या करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, बोरेक्स इज, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड, व्हेन borax powder is heated, it first swells due to loss of water, due to loss of water in the form of steam, but at 740 degrees centigrade it becomes converted into bead. ठीक है, it converted into colorless transparent borax bead, transparent बोरेक्स बीड। ठीक है, इसके रिएक्शंस को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Na2B4O7.10H2O। तो यहाँ पे दे देगा, सीधे हीट करेंगे तो ये तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, Na2B4O7.10H2O। और उसके बाद बात करेंगे, इसको और ज्यादा हीट कर दिया आपने तो बोरेक्स बीड बन जाएगा एट 740 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बन जाएगा 2NaBO2 और प्लस में क्या दे देगा, B2O3 दे देगा। ठीक है, बोरेक्स बीड, इसे लिख लीजिए। हो गया शिवा, फातिमा?
अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, बोरेक्स बीड टेस्ट आता है। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट बेसिकली हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए करते हैं। बोरेक्स, एक मिनट, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जैसे Na2B4O7 है .10H2O, इसको हम हीट कर रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इसको वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2B4O7 बन जाएगा और इसको फिर से 740 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दूंगा मैं, तो यहाँ सीधे सीधे दे देगा आपको बोरेक्स बीड जो ग्लासी होगा। तो 2NaBO2 और प्लस में क्या आ जाएगा, B2O3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ग्लासी मास। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए कॉपर वगैरह को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है Cu+2 Cr+3 वगैरह, तो इससे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CuO+B2O3। और यहाँ से जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बेसिकली यहाँ B2O3 है, उसको कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया तो ये दे देगा CuBO का होल BO2 का होल ट्वाइस, जो कि ब्लू कलर का होगा। तो कलर से हम इजीली बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मेटल है। इसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे ये यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो यूजेस की जब बात करेंगे हम लोग, तो बोरेक्स इज यूज्ड पहला इन बोरेक्स बीड टेस्ट, इन बोरेक्स बीड टेस्ट। दूसरा, इन प्यूरिफाइंग गोल्ड में भी यूज किया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए, इन प्यूरिफाइंग गोल्ड। थर्ड, इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लास में भी यूज किया जाता है, ग्लास के प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है, इसलिए। हो जाए तो बताइएगा। फातिमा आपका भी हो गया। चलिए, तो ये होता है आपका बोरेक्स। इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्थोबोरिक एसिड की। तो देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड में भी वही होता है आपका, कंपाउंड का फॉर्मूला तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये भी लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर और हॉट सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। ये होता है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, ये भी कलरलेस होता है और इसका जो 2 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर होता है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो कुछ इस टाइप से बना होता है, डॉट डॉट डॉट, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन है तो डॉट डॉट डॉट, और इधर देख लीजिए OH हो गया आपके पास, फिर ये डॉट 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 O हो जाएगा, हेक्सागोनल शेप का होता है, फिर यहाँ पे O आ जाएगा, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे डॉट 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 H, और फिर OB, और फिर यहाँ पे हो जाएगा O डॉट 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 H, यहाँ से O निकलेगा और ये सीधे सीधे H हो जाएगा, ये डॉट 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 H, फिर ये डॉट सीधे सीधे H हो जाएगा, डॉट 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 O HBOB। इस टाइप से बना होता है आपका ऑर्थोबोरिक का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, इसे लिख लीजिए।
उसके बाद इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन जैसे हमने एक जगह ऑर्थोबोरिक एसिड बनाया था उसी की बात करेंगे हम लोग। प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारा ये है कि आपका बोरेक्स जो है उसको यूज करते हैं Na2B4O7 और इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ 5H2O वाटर के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें दे देगा Na2SO4, ठीक है, और प्लस में दे देगा 4H3BO3। तो हमारा जो प्रिपरेशन है किसका हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड का। दूसरा प्रिपरेशन का तरीका Na2B4O7 ही है। इसको भी हम क्या करेंगे, एसिड में रिएक्ट कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। ये एसिड क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे, तो वाटर मिलाते ही अपने को दे देगा फिर से NaCl, एक सॉल्ट देगा, और सॉल्ट के साथ अपने पास क्या दे देगा, H3BO3 दे देगा, 4H3BO3, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करेगा, आपका प्रेसिपिटेट आउट होगा। हो जाए तो बताइएगा फातिमा। डन। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लिए, प्रिपरेशन की बात की है, ठीक है। प्रिपरेशन जो सेकंड होता है कोलमेनाइट से ही होता है, ये भी कोलमेनाइट देख लीजिए। सेकंड प्रिपरेशन जो है कोलमेनाइट से करेंगे, C2B6H11 4SO2 इसमें डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर 11H2O, 11 मोल ऑफ H2O। तो ये सीधे सीधे सॉल्ट दे दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे देगा, 6H3BO3 अपना बन गया, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके। तो देखिए प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड soluble in water, soluble in water, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वाटर में सॉल्यूबल करा के BOH का होल थ्राइस एक्वस में, और इसमें हमने क्या मिला दिया, 2H2O मिला दिया, वाटर मिला दिया लिक्विड में, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ बन जाएगा BOH का होल 4, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप बन जाएगा एक्वस में, और यहाँ पे दे देगा आपको H3O पॉजिटिव, तो ये लिख इसके यूजेस भी लिख लेते हैं यहीं पे। यूजेस में क्या होगा, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड इन वाटर सॉल्यूशन, in water solution used as an eye wash, used as an eye wash, ठीक है। ग्लास वगैरह में भी यूज किया जाता है ये, इससे भी लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लास। हो गया, लिखते जाइए, इसमें जितना ज्यादा आप लोग नोट्स बना सकते हो उसको पढ़िए, क्वेश्चंस करिए। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
डन, वेरी गुड। आप लोगों की 12th की रिजल्ट आ गई या आप लोग ऑलरेडी पास आउट थे? शिवा, फातिमा, परसेंटेज जरा भेजिए। यस सर। कितने आए? ओके, गुड गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए डाइबोरेन की बात हो रही है, B2H6, ठीक है। डाइबोरेन जो होता है आपका बोरॉन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, जिसको हम बोरोन हाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाइनरी कंपाउंड्स of boron, binary compounds of boron with hydrogen are called boron hydrides, और बोरेन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बोरेन। अब देखिए यहाँ पे जब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज से पहले प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन की कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। तो इसका प्रिपरेशन बहुत आसान होता है। जैसे हमने क्या किया, BF3 लिया, BF3 में हमने ले लिया 4BF3 और LiAl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें दे देगा यहाँ पे 2B2H6, ठीक है। इसके साथ 3LiF भी देगा और इसके साथ 3AlF3 भी देगा। तो ये हो जाएगा आपका बोरेन डाइबोरेन का प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, सोडियम बोरोन हाइड्राइड को रिएक्ट करा देंगे आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो भी ये क्या दे देगा? डाइबोरेन दे देगा B2H6 प्लस 2NaI और उसके बाद दे देगा H2, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, BF3 की बात करते हैं। 2BF3 इसका 2 मोल ले लेंगे और सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, एट टेम्परेचर 453 केल्विन, तो भी ये क्या दे देगा? B2H6 दे देगा, B2H6 डाइबोरेन दे देगा, 6NaF बाहर निकल जाएगा। ये होता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड में यूज होता है। किसमें होता है? इंडस्ट्रियल मेथड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम लोग। अब देखिए अपने पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज की बात आती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात आती है तो ये क्या होता है आपका? कलरलेस होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट कि B2H6 इज कलरलेस एंड कलरलेस गैस एंड हाईली रिएक्टिव। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना आपका, वो 183 केल्विन होता है। सोचिए ये काफी हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, जैसे एयर से एक्सपोज किया जाता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये जल्दी आग लग जाती है इसको, ठीक है। इट कैचेस फायर spontaneously in air and explodes without, ठीक है। जैसे मान लीजिए B2H6 है, ठीक है, अगर O2 के प्रेजेंस में आ गया तो वो सीधे सीधे बना लेगा B2O3 और यहाँ पे H2O भी रिलीज होता है, ठीक है। इस पॉइंट्स को लिख लीजिए। फिर अपने पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर जब करते हैं B2H6 को 6H2O से मिलाते हैं तो ये सीधे सीधे क्या दे देता है? 2BOH का होल साइज, ठीक है, प्लस 6H, ये लिख लीजिए।
शिवा हो जाए तो बताइएगा, सबके नेटवर्क में इशू आ रहे हैं सर। डन। अब देखिए यहाँ पे एक बोराजीन बनता है जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल द रिएक्शन विथ ammonia depends upon conditions। कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जब बोरन डाइबोरेन को रिएक्ट कराते हैं, एज फॉर एग्जांपल B2H6 लिया आपने और अमोनिया से रिएक्ट कराया। अब कंडीशन पहला क्या रखा है हमने कि एक्सेस NH3 होना चाहिए, एक्सेस NH3 होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो एक्सेस NH3 और लो टेम्परेचर में यहाँ क्या बना देगा, B2H6 बना देगा, .2NH3 बना देगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सीधे सीधे कि H2N और यहाँ हो जाएगा BH3 H2B। ये तो सेंट्रल मेटल ये होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2B और यहाँ हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, और ये प्लस में आ जाएगा और फिर यहाँ पे बना लेगा BH4 माइनस आया। बस ये अमोनिया वाला कंडीशन चेंज करेंगे, प्रोडक्ट चेंज होगा। अब दूसरा वाला कंडीशन में देखिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक्सेस NH3 तो लिया, लेकिन यहाँ पे ऊपर लो टेम्परेचर था, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, हायर टेम्परेचर कर दिया। क्या कर दिया, हायर टेम्परेचर कर दिया, यानी मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो ये बना लेगा BnX बना लेगा, जिसको हम बोरोन नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड कह लीजिए या फिर बोराजेन कहते हैं, बोराजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोराजेन। ठीक है, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है इसका, वो रिएक्शन क्या है कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने ले लिया रेशियो ऑफ 2NH3 is to 1B2H6, यानी 2:1 का रेशियो ले लिया और हायर टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ बोराजीन दे देगा। जो आपको प्रोडक्ट देगा बेसिकली वो क्या होगा, B3N3H6, जिसका नाम होता है बोराजोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोराजोल। ठीक है, या फिर बोराजीन कहते हैं, इसको बोराजीन कहते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, बोराजोल is much more reactive, is much more reactive than benzene। हो गया शिवा, फातिमा। फातिमा आपका हो गया। अब देखिए अपने पास क्या है, कार्बन फैमिली।
कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली जो होता है अपने पास, उससे हम लोग कहते हैं 14, ग्रुप 14 होता है ये, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले। कार्बन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने को देखने को मिलेगा कि सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स, ऑल ग्रुप 14 members are solids। दूसरी बात करें हम तो कार्बन एंड सिलिकॉन जो होता है आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम इज मेटलॉइड। एक काम करिएगा, इसमें बहुत सारे बुक में अलग अलग लिखा रहता है, इसको कार्बन इज नॉन मेटल कर देते हैं, नॉन मेटल। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। उसके बाद आ जाएगा अपने पास एसन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स की बात होती है, ठीक है, विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अभी। इससे लिक्विड्स सेवा हो गया। सेवा चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है। देखिए इसमें मैं वो सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, एटॉमिक साइज वगैरह आता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह आता है, इसलिए मैंने नहीं कहा। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने पास सबसे पहले क्या आता है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी ओके सीधा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं तो देखिए इसमें किस टाइप का फॉर्मूला बनाता है? सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला किस टाइप का बनाता है? तो अगर मान लीजिए E है और O2 है तो ये कंबाइन होके किस टाइप से बनाएगा? EO2 बनाएगा, CO2 वगैरह बनाता है, CO2 हो गया, SiO2 हो गया, ठीक है, GeO2 हो गया। इस टाइप से इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों के तीनों जो लिखा हूँ ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जबकि SnO2 एंड PbO2 जो होता है आपका, ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। GeO, ये जर्मेनियम मोनोऑक्साइड जो होता है वो डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है। ठीक है, SnO की बात करें, टीन ऑक्साइड, एंड PbO की बात करें तो ये एम्फोटेरिक हो जाता है। बहुत आसान है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक एज वेल एज बेसिक।
हो गया, डन, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे देख लेंगे हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो ये सब तो आता है आप लोगों को, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर की तरफ रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में देखिए कि एक पॉइंट लिखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, वाटर से ये अफेक्ट नहीं होते। टिन जो होता है आपका, टिन decomposes steam to form dioxide and dihydrogen gas as for example SN को जब H2O में डालेंगे, स्टीम H2O में, तो ये सीधे सीधे SnO2 बना लेगा और इसमें क्या हो जाएगा, 2H2। लेड जो होता है वो भी अनअफेक्टेड होता है, लेड इज unaffected by water, lead is unaffected by water, ये लिख लीजिए। हो गया, शिवा हो गया, स्लाइड चेंज करो, चलो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की जब बात करते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है, these elements can form halides of formula MX2 and MX4 बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे X इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, एक्सेप्ट कार्बन all other members react directly with halogen under suitable condition to form हेलाइड्स, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिसे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जर्मेनियम टेट्रा हेलाइड जो होता है मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाइहेलाइड। PbX2 जो होता है आपका मोर स्टेबल देन PbX4, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो Pb होता है +2 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4। यहाँ पे ये क्या होता है, ये +4 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +2, ठीक है, इसलिए होता है, तो इससे लिख लीजिए।
चलिए अब देखिए अपने को क्या है, अपने पास सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला अपने पास आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन देखेंगे पहले, फिर उसमें देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है उसका। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो प्रिपरेशन में देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि जब कार्बन को सॉलिड में इन द प्रेजेंस ऑफ O2 जो होना चाहिए लिमिटेड होना चाहिए। एक्सेस में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, अगर लिमिटेड होगा, कम होगा, इनसफिशियंट होगा तो यहाँ क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ये क्या लिखा है? कार्बन। ठीक है, यहाँ 2 लिख दीजिए। तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा लेबोरेटरी की बात करें, इन लेबोरेटरी it can be prepared by dehydrating मिथेनोइक एसिड को बेसिकली डिहाइड्रेट कर देंगे। मतलब ये कि उसमें से H2O निकाल देंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एज फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में भी देखा होगा, HCOOH को। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है। इसको मैंने क्या किया? हीट किया 373 केल्विन पे विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया और ये H2O बाहर निकल जाए। शिवा डन। ओके, शिवा एम आई ऑडिबल? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पे अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या होता है? एक कलरलेस गैस होता है। इट इज कलरलेस, odorless gas which burns in air with a blue flame forming CO2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि ये एस्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज एस्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और टॉक्सिस होता है। इट इज टॉक्सिस। इट एक्ट्स एज, आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इट एक्ट्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिख लीजिए पॉइंट्स। शिवा, am I audible?
ओके। अब देखिए हम पीछे स्लाइड करके कुछ करते हैं क्योंकि आगे स्लाइड हो चुका है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब बात करेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, विच मीन्स CO2 की बात करेंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात होती है तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कार्बन को जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रखेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। या फिर आपका कंबसन कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट कंबसन ऑफ मीथेन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कंप्लीट कंबसन ऑफ मीथेन या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मीथेन ही है, मीथेन को आपने ऑक्सीजन में डाला, ठीक है, जलाया, कंबस्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2, ठीक है। ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन। दूसरा देखा जाए कि अपने को कैसे मिलता है, तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए H2CO3 है या CaCO3 है, उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो CO3-2 मिलता है, और उसको एसिड में डाल देंगे तो ये सीधे सीधे दे देगा आपका CO2 प्लस H2, ठीक है। और थर्ड जो है आपके पास, थर्ड भी CaCO3 है, ठीक है। हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को और भी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे CaCO3 का मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका दूसरा तरीका ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl में डालते हैं तो भी यहाँ क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा, और यहाँ पे क्या देगा, CO2 डाल देगा, और यहाँ पे H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाता है आपको किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या दे देगा, आपका फोटोसिंथेसिस में काम आता है। 12H2O से जब रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H क्लोरोफिल, तो ये क्या देता है, ग्लूकोज देता है, C6H12 वो 6 प्लस 6O2 देता है, और फिर क्या देता है, 6H2O दे देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस जो होता है आपका सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। ये एक बार पूछा हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन। CO2 में आपका रेजोनेंस होते रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, अरे ये तो उल्टा लिखे हैं। CO2 में क्या हो जाता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज
थोड़ा सा मिस हो गया था कि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे थे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, सी को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस H2O में डालते हैं, तो यहाँ क्या बनता है अपने पास, ठीक है, टेम्परेचर का फोकस करिएगा, 473 टू 1273 केल्विन तक डालते हैं, तो ये दे देता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर गैस, ठीक है। और एक प्रोड्यूसर गैस होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन सॉलिड को आपने O2 को मिला दिया, ठीक है, गैस को, और 4N2 मिला दिया इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या दे देगा, 1273 केल्विन, ये दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस में क्या दे देगा, 4N2 गैस। इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। डन, चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आता है, SiO2 आता है, ठीक है। और इसका ज्यादातर यूज कॉस्मेटिक सर्जरी में होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, देख लेंगे हम सिलिका क्या होता है, ठीक है, सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नोन एज सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं, ठीक है। सिलिका का 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सारे बुक्स में दे रखे हैं, कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलिकेट सिलिका का, ठीक है। इसके बीच में वो होगा, फिर यहाँ ऐसा ही होगा, फिर यहाँ वो होगा, फिर ऐसा ही होगा, फिर यहाँ वो होगा, फिर ऐसा ही होगा, ऐसे ही बनते जाता है, ठीक है। इसके बीच में एक वो होगा ऐसे, ठीक है, और ये नीचे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 3D में अरेंजमेंट सिलिका का, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो देखिए मेरे पास क्या आता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब भी रिएक्ट कराते हैं बेस से, NaOH, बेसिकली ये इसके अलावा किसी से रिएक्ट नहीं करता, एक NaOH अटैक कर पाता, बाकी कोई नहीं करता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SiO3 प्लस H2, ठीक है। नेटवर्क पे इसको भेजते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये SiO2 को जब रिएक्ट कराते हैं हम तो ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर SiO2 जो है इससे अटैक होता है किससे, HF से, किससे अटैक होता है, HF से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा आपका क्या बनाएगा, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और प्लस में आ जाएगा आपके पास 2H2, ठीक है। इसे लिख लीजिए। शिवा हो गया।
यही दो कंपाउंड है, एसिड और बेस है, जो इस पे अटैक कर लेते हैं, बाकी कोई अटैक नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स क्या होता है? सबसे पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पॉलीमराइजेशन वगैरह होता है, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे, दे आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकन polymers. They are a group of organosilicon polymers which have general formula. ऐसे होता है आपका R2SiO as a repeating unit. As a repeating unit, बार बार रिपीट होता है, पॉलीमर की तरह ये होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, बेसिकली जो मैन्युफैक्चर होता है सिलिकॉन्स का, द मैन्युफैक्चर ऑफ silicons the manufacture of silicon are alkyl or group aryl group substituted silicon chlorides as for example यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि जैसे RnSiCl 4 माइनस है, जितना n होगा 4 माइनस n होगा Cl का नंबर, ठीक है। जहाँ पे R जो होता है, वेयर R इज अल्काइल और अराइल ग्रुप। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो फैटिनेशन प्रोपर्टीज होता है सबसे ज्यादा कार्बन में होता है, उसके बाद सिलिकन में होता है, ठीक है। और जर्मेनियम और टिन में बराबर होता है, लेड में बराबर होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर अल्काइल अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स, जिसका फॉर्मूला ये होता है। हो गया। इसमें बस अब एक रिएक्शन कराना है जो कि बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, सीधा सीधा जब भी हम एक मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, जस्ट सपोज ये CH3Cl है, और इसको सिलिकॉन से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 570 केल्विन, तो यहाँ पे एक कंपाउंड देता है CH3 का होल ट्वाइस SiCl, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +2H2O और -2HCl, ठीक है। यहाँ पे 2H2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे बना लेगा अपने पास CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन होता है SiCH3 और CH3, और यहाँ क्या होता है OH और OH हाइड्रोक्साइड, प्लस में यहाँ आ जाता है OH SiCH3, और ये हो जाएगा CH3OH, और इसमें फिर से एक और मोल ले लेते हैं SiOH OH CH3CH, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है इसमें बेसिकली क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, वाटर को निकालते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं यहाँ पे। तो पॉलीमराइजेशन जब करते हैं तो अपने पास जो आता है प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा SiCH3, नीचे भी आ जाएगा CH3, ये सिलिकॉन्स का है O, और इधर भी क्या है आपके पास O, ये बाहर होता है O और ये अंदर होता है O, और यहाँ पे आ जाएगा Si, फिर यहाँ CH3, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सिलिकॉन का।
हो गया, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अपने पास जो दूसरा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये इधर और आगे बढ़ेगा, इसको टर्मिनेट करने के लिए, चेन को टर्मिनेट करने के लिए रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक पॉइंट लिख देता हूँ, द चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग CH3 का होल थ्राइस SiCl which blocks the ends। ठीक है, ब्लॉक कर देता है। एज फॉर एग्जांपल NOH का हम लोग ले लेंगे यहाँ पे Si, फिर OH, फिर CH3 और फिर CH3, इसमें रिएक्ट कराएंगे OH, Si, CH3, CH3, CH3। यहाँ पे हमने क्या किया, -H2O और पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा Si, CH3, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा O, तो ये बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास अंदर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, SiCH3 यहाँ पे है, मतलब ये बेसिकली ब्लॉक कर दिया इसको, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी क्या आपका सिलिकॉन। हो गया, चलिए सुबह आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब अपने पास क्या आ जाएगा, सिलिकेट्स आ जाएगा। ठीक है, सिलिकेट्स बेसिकली क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सिलिकेट्स जो होता है आपका SiO4 का जो जनरल फॉर्मूला होता है, SiO4 का -4 होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सिलिकेट जो होता है 3D स्ट्रक्चर में हम ऐसे बनाते हैं। ये होता है सिलिकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन SiO4 का -4 का कैसे करते हैं। O हो गया, इसके अंदर Si है, फिर यहाँ O हो जाएगा, फिर यहाँ O हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर देंगे, सीधे सीधे ऐसे मिला देंगे। इसे लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं सिलिकेट के। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4-4। ठीक है, जो सिलिकॉन जो ऑक्सीजन एटम है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा इनके आसपास। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एग्जांपल्स अगर लिखना हमें, तो एग्जांपल्स लिख सकते हैं, फेल्डस्पार, फेल्डस्पर, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टोस।
ये सारे के सारे क्या है, सिलिकेट्स एक्सेट्रा, इससे लिख लीजिए। यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट मैनमेड सिलिकेट्स जो होते हैं वो ग्लास और सीमेंट होते हैं। टू इम्पोर्टेंट man-made silicates or glass and cement, ये लिख लीजिए। हो गया। ओके, अब देखिए अपने पास क्या आता है यहाँ पे, जियोलाइट्स की बात आती है। जियोलाइट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे सिलिकन था उसको रिप्लेस करके कुछ एल्युमिनियम डाल देंगे तो जियोलाइट्स हो जाएगा। एल्यूमिनियम atoms replace few silicon atoms, in three-dimensional network, of silicon dioxide, ठीक है, उसे कहते हैं जियोलाइट्स। ओवरऑल स्ट्रक्चर एल्यूमिनोसिलिकेट हो जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर को नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना वो पॉजिटिव से सेटिस्फाई होते हैं। जैसे SiO4 माइनस था, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैटायंस सच एज Na plus, K plus और Ca+2 बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, ये बैलेंस करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जियोलाइट्स यूज कहाँ होते हैं? जियोलाइट्स widely used as a catalyst in petrochemical industries में यूज होता है। ये लिख लीजिए, इंडस्ट्रीज। जियोलाइट्स का एग्जांपल लेना है, ZSM5 ले लीजिए, टाइप ऑफ जियोलाइट होता है ZSM5। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हो गया आपका। चलो, वेरी गुड। तो सवाल ये है, मे बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, पता नहीं शायद कराया हूँ, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड as a result of a reaction,
of a reaction of nitrogen with CaC2 is A पार्ट जो है CaCN3 है, Ca2CN है, CaCN का होल ट्वाइस है, CaCN हो गया। सी वेरी गुड। तो इस ब्लॉक पर था, मैं पी ब्लॉक को कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। ये 2018 नीट का सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स is unable to form MF6-3I? गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम। वेरी गुड, बोरॉन होगा। नेक्स्ट सवाल, which of the following is incorrect? आपका स्कूल कौन सा था शिवा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ए पार्ट जो दे रखा है, SnF4 is okay. SnF4 is ionic in nature. बी पार्ट जो है अपने पास PbF4 is covalent in nature. सी पार्ट जो है SiCl4 is easily hydrolyzed. और डी पार्ट जो है GeX4 where X is equal to fluorine, bromine, iodine is more stable than GeX. ये 2019 नीट तक सवाल है, ठीक है।
शिवा हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल देता है, बस समझने की देरी। नेक्स्ट सवाल है अपने पास 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग compounds is used in cosmetic surgery? ए पार्ट जो है आपका सिलिका है, बी ऑप्शन जो है सिलिकेट्स है, सी ऑप्शन जो है सिलिकॉन्स है, डी ऑप्शन जो है जियोलाइट्स। सिलिकॉन्स, वेरी गुड, कॉस्मेटिक सर्जरी में ये यूज होता है। इसके बाद बात करें परसेंटेज ऑफ लीड इन lead pencil. Lead in lead pencil is option A 80%, option B 70%, option C 0%, option D 20%. ग्रेफाइट यूज होता है ना? हाँ, ग्रेफाइट यूज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0%, वेरी गुड। तो देखिए शिवा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अपने पास टाइम बहुत कम है, 12 सितंबर को पेपर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, उसके बाद अपने पास मेटलर्जी होगा, फिर डी एंड एफ ब्लॉक होगा, और उसके बाद अपने पास होगा पी ब्लॉक जो क्लास 12 का, फिर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये 5 चैप्टर है, तो इसी सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है शिवा?